लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को, क्या आईएसआई का सियासी सेल अब भी मौजूद है या नहीं। उसका जवाब आने में 3 से 4 साल लग गए, लेकिन वो जवाब ही आया कि हमारी सियासत मुद्दत से इद्दत तक आ गई है। हम गेट नंबर 4 से शुरू होते हैं और कोर्ट नंबर 1 पर ख़त्म हो जाते हैं। आपकी बीच में पार्लियामेंट कहीं नज़र ही नहीं आती। ताकतवर हलके हैं, उन्हें कम्प्लीटली अपने आप को सियासत से बाहर कर लेना चाहिए। 9 मई साल भर हो गया, इसमें तो ये कहा गया था ना कि ओपन एंड शट केस। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान इज़ द मेन अक्यूज, तो इमरान खान पे मुकदमा क्यों नहीं चला। बीजेपी का इस इलेक्शन में हारना बहुत ज़रूरी है। मोदी जीत जाते हैं तो ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन होगा। पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को वोट नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में बीजेपी आपकी सबसे बड़ी जमात बन के उभर रही है कि अगर ये इलेक्शन बीजेपी जीत गई तो आइंदा आपको शायद ऐसा इलेक्शन कमीशन भी इंडिया में ना मिले जिस तरह आपको अदलिया अब वैसी नहीं मिल रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से सीख रहा है मामला। कराची सबको लेके साथ चलता है, मसला ये कि कराची को कोई साथ लेके नहीं चलता। इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग गया, लाहौर में लग गया, जिस शहर में सबसे ज़्यादा वारदातें हुई हैं उस शहर में अब आप कह रहे हैं कि हाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम वो कर रहे हैं, 2-3 साल लगेंगे। इमरान खान मैक्सिमम क्या करते हैं, इमरान एक फाशिस्ट बन जाते हैं। बड़ी सियासी जमातें हैं तो इनके जो सरकर्दा लीडर्स हैं उनको जेलों में डाल देते हैं, लेकिन जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना देते हैं। तो इमरान खान अगर ऐसा कोई इक़दाम करते तो और अनपॉपुलर होते हैं। सिर्फ इस वजह से चीज़ें हुई क्योंकि जनरल बाजवा और इमरान खान का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कोई एक लीडर ये बात नहीं कहता कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में फ़र्क पड़ा है। तो एक ऐसे लीडर की वापसी को आप रूल आउट कैसे कर सकते हैं। ईरान बेसिकली जिस तरह की कौम है वो मायूस होती अगर ये नहीं होता। इसराइल ईरान इतना नहीं लड़ रहे जितनी लड़ाई पाकिस्तान में शिया सुन्नी की शुरू हो गई। ईरान ने सही किया, कोई कह रहा है गलत किया, कोई कह रहा है कि 53 बहनों का इकलौता भाई ईरान। यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है क्योंकि हमारे पास और कुछ करने को है नहीं। नेगेटिविटी ऑलवेज सेल। ईरान को बहुत बड़ा ख़तरा समझते हैं अरब। जो ईरान में इनकलाब आया उसके असरात कहीं अरब दुनिया में बादशाहतों के ख़िलाफ़ ना वो अपराइजिंग बादशाहतों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। पाकिस्तान में ऐसे सहाफ़ी कम ही हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जाए कि इनका झुकाव किसी सियासी ब्लॉक की तरफ नहीं है, और मज़हर अब्बास साहब उन्हीं चंद सहाफ़ियों में से एक हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम करंट इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करेंगे और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर भी बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से। आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि इस साल ईरान ने 2 मुल्कों पर मिसाइल हमले किए, पहले पाकिस्तान पर और फिर अब इसराइल पर बराह रास्त ईरान का पहला हमला है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इसमें उसका जवाब तो ईरान ने देना था, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके बिल्कुल कॉन्सुलेट बेसिकली टेरिटरी होती है, जो एम्बेसी होती है, जिस मुल्क की भी एम्बेसी होती है, वो जो अहाता होता है वो उस मुल्क की टेरिटरी होती है। तो अगर आपकी टेरिटरी पे कोई अटैक करता है तो और आप जवाब नहीं देते तो ये आपकी कमज़ोरी तस्वुर किया जाता है। तो ईरान ने जवाब देना था और ईरान ने जवाब दिया, लेकिन उस जवाब को उन्होंने बहुत ही कैंडिड रखा। उसमें आप देखें कि कोई सिविलियन कैजुअल्टीज़ नहीं हुई, उसमें उन्होंने उससे ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, और जो भी उन्होंने मिसाइल और ड्रोन्स अटैक किए उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि इससे ज़्यादा अब नहीं होगा, ये ख़त्म हो गया यहाँ, अनटिल अनलेस अगर इज़राइल जो है वो कोई जवाबी हमला करता है, वो करता है। तो उन्होंने बेसिकली इसका जवाब दिया, और गैर ज़रूरी तौर पे जो ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ डेवलप हो रहा है, ज़ाहिर है जिस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, जो हमास और उनकी जंग चल रही है, उसमें बहुत डायरेक्टली इस अटैक के ज़रिए उन्होंने इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की। तो ये प्योरली उनका एक जवाब था कि जी आपने जो है वो हमारी सफारत खाने पे अटैक किया था, ये उसका जवाब है। इसमें इसका जवाब अब क्या आता है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका को भी ये रियलाइज़ हुआ है, और इज़राइल ने तो ज़ाहिर है इज़राइल ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन इसका तयन फिर वक्त का तयन हम खुद करेंगे। तो ईरान जब से ईरान में इनकलाब आया है 79 से, तो ईरान मोर और लेस एक तरीके से ज़ाहिर दुनिया से एक तरह से कटा हुआ है।
सारी उस पर पाबंदियां हैं, इक़्तिसादी पाबंदियां हैं हर तरह की। इवन पाकिस्तान अपनी जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, वो ईरान के साथ आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि यूएन और अमेरिका का प्रेशर है उसमें। तो एक आइसोलेटेड कंट्री ईरान है, लेकिन उसके बावजूद भी रेवोल्यूशन के बाद उनका इतने सालों सस्टेन करना, उस इनकलाब का सस्टेन रहना, उसके अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू में डेवलप हुए जो हमें नज़र आया विद इन दी ईरान। इवन पाकिस्तान में भी उसके असरात महसूस हुए। उसमें पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई थी लेट 70s वगैरह में, पासदारान इनकलाब और मुजाहिदीन खल्क के दरमियान। इस शहर में बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें ये चीज़ें आईं। तो ईरान एक तरीके से आप समझें कि वो वॉर में रहते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ईरान के अंदर आप देखें तो उनकी सिविलाइजेशन अपनी जगह मौजूद होने नज़र आती है। आप वहाँ की फ़िल्में देखें ईरान की, उसकी क्वालिटी देखें उन फिल्मों की, तो जहाँ वो ऑल टाइम एक तरीके से वॉर में नज़र आते हैं। बड़ी जंग उन्होंने फिर इराक़ और ईरान की, आपको पता है कितने सालों वो जंग रही उसके बाद। और इज़राइल के हवाले से, जूस के हवाले से उनका एक बड़ा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम मौक़िफ़ भी है। इसकी वजह से वो जो है यौम अल-कुद्स मनाते हैं हर साल जो है रमज़ान के महीने में। तो ये जो ईरान की इस वक्त जो हुआ था, अब क्या इज़राइल बहुत जल्दी कोई रिएक्ट करेगा? क्योंकि अमेरिकन्स ने तो उनसे कहा है कि अब रिएक्ट ना करें इस पर, इस चीज़ को यहीं वो करने लें। लेकिन ना आप अमेरिका पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ना आप इज़राइल पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि इज़राइल टारगेट कर सकता है हिज़्बुल्लाह को दोबारा। हिज़्बुल्लाह ने भी बहुत तवील जंग लड़ी है, लेकिन ये जो हालिया लड़ाई हुई है जब हमास ने अटैक किया था, और उसके बाद जो हमने बर्बरियत देखी है, बच्चे, मासूम बच्चे हज़ारों की तादाद में, लोग, ख़वातीन, और शायद हम तसव्वुर नहीं कर सकते जिस सूरत हाल से वहाँ लोग गुज़र रहे हैं। एक वो सूरत हाल है, दूसरी पूरी मुस्लिम उम्मा की बेहिसी और ख़ामोशी। और आप ये देखें कि ये भी जो ड्रोन्स अटैक हुए ईरान की तरफ से, उसको इंटरसेप्ट कहाँ से किया गया? जॉर्डन से। तो ये हमारे मुस्लिम ममालिक का किरदार है, अरब कंट्रीज़ का किरदार है। शायद दुनिया में उससे बड़े मुज़ाहरे हुए हैं जो इज़राइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ मगरबी दुनिया में। आपको मुस्लिम दुनिया में बहुत कम नज़र आएंगे इस तरह के मुज़ाहरे। इसमें पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई मुज़ाहरा नहीं हुआ। जो अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, फ्रांस, इन जगहों पे तो लोगों ने जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़, वो रिकॉर्ड कराया। बदकिस्मती से वो चीज़ें हमें मुस्लिम ममालिक में नज़र नहीं आई, जो इज़राइल जैसी जो नाजायज़ एक तरीके से मुमलिकत है, उसको शय मिलती है इस चीज़ से। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि हर दिल रोता है जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, गज़ा में कर रहा है। तो सर, हम भी कोई इतना बड़ा एहतजाज क्यों नहीं कर सके? क्या हमारी कौम जो है वो मोबिलाइज़ नहीं है? क्यों सड़कों पर नहीं आई? जबकि आप सोशल मीडिया देखें, भरा पड़ा है। अपने घरों में बात करें तो ख़वातीन रो रही हैं वीडियोज़ देख के, मगर कोई सड़कों पे नहीं आता। देखिए, ये चीज़ें आम तौर पे ज़िम्मेदारी होती है हुकूमतों की। वैसे तो जमातें ख़ुद भी कर सकती हैं मुश्तरका तौर पे, कोई एक एहतजाज मुश्तरका कर लें। हमारे यहाँ जो एहतजाज के जो मॉडल हैं, वो मुझे एक याद है कि मौलाना शाह अहमद नूरानी जब ज़िंदा थे, इराक़ पे ग़ालिबन इराक़ ने अटैक किया था कुवैत पे, अगर मैं सही गलत नहीं हूँ, या इराक़ पे अटैक हुआ, तो उन्होंने एक दिन की वैसी ही कॉल दी थी कि कल लोग अपना कारोबार बंद रखें, और वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था। और दूसरे दिन कराची पूरा बंद था, बाकी शहरों में भी था लेकिन कराची पूरा बंद था। कराची उस तरह के क्यों नहीं दे सकते? मसला ये होता है कि हम इस ऐसे जो मकसद होता है उसमें भी हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। ये नहीं होता कि कोई एक ऐसा वो करें जिसमें सब लोगों से कहें कि जी 20,000 लोग आप लेकर आएँ, 20,000 लोग आप लेकर आएँ। लोग
अगर आप कोई मुश्तरका करते भी हैं तो जो मेन ऑर्गेनाइज़र होता है ना, वो सारी बोझ उस पर आ जाता है कि जी वो अपने लोग जमा करें उसमें, वरना एक आप टोकन प्रोटेस्ट करें पूरी इस्लामाबाद में करें 10 लाख लोगों का, और किसी शहर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की सिग्निफिकेंस इसलिए कि फेडरल कैपिटल है, दुनिया को मैसेज स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। तो मेरा ख्याल है, चाहे मादी में भी हमने देखा है, कश्मीर के इशू पे भी देखा है कि कभी भी हमने कोई, वैसे तो हुकूमत हड़ताल तो एक या छुट्टी तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हमने एक मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा ऐसे मामलात में एक बड़ा, जिसमें लाखों की तादाद में लोग हों, वो बदकिस्मती से नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है जैसे कौम हर चीज़ की मजम्मत तो करती है, लेकिन उस मजम्मत के लिए सड़क पर आने को तैयार नहीं होती। बिल्कुल ऐसे, और यही हमारी बदकिस्मती है। एक चीज़ और भी नज़र आती है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, उसके साथ जो हुआ, उसके सफारत खाने को उड़ाया गया, उसके जवाब में उसने किया। तो सर उसका एक तरह से देखा जाए तो एक राइट भी था, मगर दुनिया के जितने भी बड़े मुल्क हैं, इवन के रूस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मुस्लिम ममालिक तो बोल ही नहीं रहे कुछ, तो वो भी ईरान के हक़ में क्यों नहीं बोल रहे? कोई एक मुल्क भी ईरान के हक़ में किसी ने बयान नहीं दिया है कि अगर उसने हमला किया है तो उसका जवाबी हमला है। तो ये क्या पूरी दुनिया बेहिस हो चुकी है? देखिए, चूँकि इस वक्त जैसे चाइना है, रशिया है, वो इस वक्त जो पोजीशन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो ईरान भी नहीं जाना चाहते और बहुत ज़्यादा एंटी ईरान भी नहीं जाना चाहते। वो इसलिए फौरी तौर पे तो उन्होंने पोजीशन ली कि जी आप इस जंग को बढ़ना नहीं चाहिए, इस चीज़ को उसमें। लेकिन चूँकि दुनिया में, आज की दुनिया में सब लोग अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हैं और अपने उनके इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनको देखते हैं, तो उसकी बेसिक वजह यही है कि वो अमेरिकन के साथ अलाय नहीं होना चाहते, ना रशिया अलाय होना चाहता है, ना चाइना अलाय होना चाहता है उनका। लेकिन उन्हें ख़तरा ये है कि अगर बिल्कुल हमने बहुत ही ज़्यादा प्रो ईरान पोजीशन ली तो बहरहाल दुनिया से आपने अपनी मईशत को और उसको, अपने कारोबार को तो जारी रखना होता है उसमें। तो ऐसा ना हो कि चीज़ें हमारे लिए, और ऑलरेडी रूस जो है वो यूक्रेन में एंगेज्ड है उसमें, और चाइना हमेशा से उसकी पोजीशन जो रहती है वो इसी तरह की पोजीशन हमने नॉर्मली देखी है उसमें। तो ये एक रीज़न हो सकता है। अदरवाइज़ देखिए, जब घर से ही आवाज़ नहीं उठ रही, जब मुस्लिम उम्मा ही खामोश है, जब पूरी अरब दुनिया खामोश है, और पिछले चंद सालों में जैसे यूएई ने इज़राइल के साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप वो की है, टर्की के आज भी ताल्लुक़ात किसी न किसी हवाले से उनके साथ रहते हैं, उसके और भी ममालिक से बातचीत उनकी चल रही है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और सबसे बड़ा कंसर्न ये कि उन ममालिक के अवाम चाहे इस चीज़ को नापसंद कर रहे हों, लेकिन वो खामोश हैं। तो खामोशी जो है ना, वो बजाते ख़ुद एक जुर्म होती है कि अगर ऐसे मामलात में भी आप खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है वो बेसिकली उन सारी पॉलिसीज़ का साथ दे रहे हैं जो इज़राइल कर रहा है। अगर आपकी खामोशी हो रही थी और आप अपनी हुकूमत को जो है इस काबिल नहीं है कि अपनी हुकूमत को प्रेशराइज़ कर सकें। जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने जो इसके ऊपर बयान जारी किया कि उन्हें जो है इन मामलात के ऊपर तशवीश है, तो आपको लगता है कि दफ्तर ख़ारजा का ये जो बयान है ये पाकिस्तानी कौम की आवाम की तर्जुमानी करता है, उनके जज्बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता तर्जुमानी। पाकिस्तान आपको बाकायदा मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा बढ़ के वो करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि जो इज़राइल ने शाम में किया, और इसके अलावा और आप अगर देखें ना कि जब अरब स्प्रिंग हुआ था, अरब स्प्रिंग के बाद अगर आप देखें और इराक़ वॉर के बाद आप देखें तो कितने ममालिक हैं, बल्कि अगर 9/11 के बाद देखें कितने ममालिक डिस्ट्रॉय हुए हैं, और उन सारे ममालिक की जो पॉलिटिक्स थी वो एंटी इज़राइल थी। आप शाम देख लें, आप इराक़ भी काफ़ी हद तक आप देख लें, इवन आप बैरूत तबाह कर दिया गया, शाम तबाह कर दिया गया, लीबिया देखें आप, लीबिया, शाम, ये ममालिक वो थे
जो पैलेस्टीनियंस की खुलकर सपोर्ट करते थे। और उससे पहले अगर आप 70s में देखें तो उस वक्त की जो सारी क़यादत थी वो सारी क़यादत उड़ा दी गई। बिल्कुल। उसमें शाह फैसल देख लें आप, भुट्टो साहब देख लें, भुट्टो देख लें आप, कद्दाफ़ी देख लें, यासिर अराफ़ात देख लें। ये वो क़यादत थी जो एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने में इंटरेस्टेड थी उसमें, और एक थर्ड वर्ल्ड का ब्लॉक, एक गैर जानिबदार, वो सारी तहरीकें ख़त्म हुई। उसके गैर जानिबदार तहरीक ख़त्म हुई, उसके खैर उसमें और भी ममालिक थे, ये तो नहीं, लेकिन जो 74 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी, उसके वो जो थी वो टर्निंग पॉइंट था। और उस वक्त पहली मरतबा PLO को एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीनियन की वो रिकग्नाइज़ किया गया था उसमें। तो उसके बाद के जो इवेंट्स हमें नज़र आते हैं वो यही नज़र आते हैं। तो वो लीडरशिप ख़त्म हुई और उसके बाद जो लीडरशिप आई उसमें हाफिज़ुल असद तो खैर काफ़ी अरसे ज़िंदा रहे उसमें, और शाम ही वाहिद फिर मुल्क रह गया था। जब तक कद्दाफ़ी थे तो लीबिया, शाम ये थे। उसके बाद हमें नज़र आता है कि फ़लस्तीन के अंदर भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसमें यासिर अराफ़ात, जॉर्ज हबश, ये सारे लोग जो थे, तो वो एक लीडरशिप जो थी वो एलिमिनेट की गई। और मुस्लिम वर्ल्ड को जो है अमेरिका ने, वैसे भी थे, लेकिन जो कुछ एक नई जो है हमें नज़र आ रहा था कि शायद कोई नई लहर आए, वो लहर आने से पहले ही ख़त्म कर दी गई। और आखिरी हमें जो चीज़ नज़र आई थी वो अरब स्प्रिंग के वक्त नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद जो सीरिया का हशर हुआ, जो लीबिया का हशर हुआ, जो इराक़ का हशर हुआ, जो ख़ुद मिस्र में तब्दीली आई, उन सारी चीज़ों को के बाद जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने वाले ख़त्म हो गए। तो गालिबन पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है किसी हद तक, लेकिन शायद इस मौके पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट इससे शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकती थी। सर, एज अ मुस्लिम उम्मा अगर हम अरब के किरदार को देखें तो आपको इनका किरदार कैसा लगता है? उधर देखें तो मिस्र ने अपने बॉर्डर जो हैं वो फ़लस्तीनियों के लिए बंद किए हुए हैं। जब ईरान ने जो है वो यहाँ से मिज़ाइल और ड्रोन फायर किए तो वहाँ पर जो है वो उर्दन ने जो है वो अमेरिका और इत्तेहादियों के साथ मिलकर उन्हें नाकाम बनाया। तो सर ये मतलब किस तरह की दोगली पॉलिसी है कि हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं दे रहे? अरब तो हमारे अपने हैं ना, हम तो उनको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते हैं या कहते थे। देखिए, ये तो बहुत लंबी तारीख़ है, अरब्स की बहुत लंबी तारीख़ है इस तरह की। आप देखें, जहाँ जो मोनार्क्स होते हैं और उनको सबसे बड़ा ख़तरा मोनार्क्स को या बादशाहत को लाहक हुआ जब ईरान की बादशाहत ख़त्म हुई। ठीक है। और उसके बाद से अगर आप देखें तो वो जहाँ शायद ईरान को बहुत बड़ा ख़तरा समझते हैं अरब्स, कि जो ईरान में इनकलाब आया उसके असरात कहीं अरब दुनिया में बादशाहतों के ख़िलाफ़ ना वो अपराइजिंग बादशाहतों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए उस तरह के। तो वो एक तरीके से अमेरिकन और इज़राइल के, अमेरिका के बहुत डायरेक्ट अलाई बन गए, लेकिन इनडायरेक्टली इज़राइल के भी। और उनका, मुझे ये हो सकता है, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से ईरानी इनकलाब ने जो अरब ममालिक के बादशाहतें थीं उनको बहुत इनसिक्योर कर दिया। और इस तरीके से, और वो ज़ाहिर पैलेस्टीनियन की भी जो अपराइजिंग थी उसमें, उससे भी उनको अपने अंदर ख़तरात महसूस हुए। तो और फिर लबनान में और उसमें हिज़्बुल्लाह की जो प्रेजेंस थी, अगर आप वो देखें तो इन सारी चीज़ों से जो अरब बादशाहतें थीं वो खौफज़दा हो गई कि उनके अवाम जो है वो कहीं उनके ख़िलाफ़ बादशाहतों के ख़िलाफ़ खड़े ना हो सकें। तो ये एक रीज़न मुझे नज़र आता है, और भी हिस्टोरिकल रीज़न्स हैं उसके, लेकिन एक जो मुझे फोकस नज़र आता है, क्योंकि उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने देखा भुट्टो की फांसी, फिर और दीगर जो ऐसे लीडर्स थे जो सोच की तरफ जा रहे थे, उन सब को एलिमिनेट कर दिया गया। और अब जो है वहाँ जो भी इस वक्त अरब कंट्रीज़ में जो रूलर्स हैं वो ज़्यादातर उनकी वो यही है कि जी अपने मुल्क में जो है वो रहते हुए अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई जाए,
इवन इंडिया से दोस्ती बढ़ाई जाए। आप देखें कि कश्मीर के इशू पे भी कितने अरब ममालिक आपके साथ आके खड़े होते हैं, नहीं खड़े होते। तो मेरा ख्याल है इस सारी चीज़ों को ख़ुद हमें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सी चीज़ों को रीविज़िट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर एक मरतबा इज़राइल को, बहुत से लोगों का यहाँ दबे अल्फाज में ये ज़रूर कहते हैं कि ये रिकग्नाइज़ कर लें नहीं कर लें, सबसे पहले आप अपनी इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करें, अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर करें। आप एक स्ट्रॉन्ग मुमलिकत के तौर पे उभर कर आएँ। आपके यहाँ एक सिस्टम जो है हर चंद साल बाद डिरेल ना हो। तो जब आप एक उसमें करेंगे तो आपको किसी से जो है ना लड़ाई की ज़रूरत है, ना आपको किसी से इस तरह के, आप देखें ना जिस खित्ते में आप रह रहे हैं वो बहुत ही नाजुक खित्ता है। यानी उसके जहाँ भी अफ़गानिस्तान में, आप अफ़गानिस्तान को देख लें, जो भी डेवलपमेंट उस किसी ऐसे मुल्क में होती है उसके असरात पाकिस्तान में महसूस किए जाते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक़ हो, इंडिया आपका जो हॉस्टाइल नेबर है वो हो। तो ये मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। हम संभाल नहीं पा रहे अपने आप को। दहशतगर्दी की लहर किस तरीके से पाकिस्तान में आई, किस तरीके से हमने हमारी बहुत सी गलत पॉलिसियों के नतीजे में हमने अपने शहरों को गैर महफूज कर दिया। हमने हमारा ईस्टर्न बॉर्डर तो गैर महफूज था ही है, लेकिन हमने वेस्टर्न बॉर्डर भी गैर महफूज कर दिया। आप बलूचिस्तान उठा के देख लें, जो इरानियन बलोचों का इशू है वो बहुत सेंसिटिव इशू उसमें है। आप देखें जब कोलिशन नेटवर्क जो पकड़ा गया है उसकी पूरी अगर डिटेल देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपनी ओवरऑल सियासत को रीविज़िट करने की ज़रूरत है। सिर्फ सियासत को ही नहीं, आपकी जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनको रीविज़िट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है, जो मेरा ख़्याल है हमने अब तक शायद उस अंदाज़ में की नहीं जिस अंदाज़ में हमें करनी चाहिए। इसराइल ने सर कहा है कि वो ईरान को जवाब देगा, और ईरान ने उसके जवाब में ये कहा है कि अगर हम पर हमला किया गया तो जिन हमारे पड़ोसियों ने आने की इजाज़त दी तो हम उनको भी टारगेट करेंगे। हमारी माजी में तारीख़ रही है कि अफ़गानिस्तान में हमने अमेरिका को, उससे पहले रूस को, जो भी मामलात हुए हमने उसका फ़ायदा उठाकर डॉलर कमाए और रास्ते भी दिए अपने। तो आपको लगता है कि हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है या तारीख़ एक बार फिर दोहराई जा सकती है? सीखना चाहिए। आप देखें कि ये जो जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में जो हमारी अफ़गान पॉलिसी थी उसके नताइज आज पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। उसका उस वक्त के जो आप रिटायर्ड जनरल्स हैं, कुछ डिफेंड करते हैं, कुछ रियलाइज़ करते हैं इन चीज़ों को। आपने अपने मुल्क को एक गैर मुल्की फ़ौज जो है अफ़गानिस्तान आई थी, आप बिल्कुल उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट करते सब कुछ, लेकिन हमने तो अपने मुल्क में 50,000 अरब्स को बुलवा के मुजाहिदीन, अफ़गान मुजाहिदीन के नाम से एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि वो जब लड़ाई ख़त्म हुई तो वो जो 50,000 गैर मुल्की आए थे वो उनके अपने ममालिक ने उनको लेने से इनकार कर दिया, और उन सब का बोझ आप पे आया। उसके अलावा 50 लाख लोगों का बोझ आपके ऊपर आया। आपने ईरानी की तरह अगर आप पॉलिसी रखते कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ की, हमने वो भी नहीं, हमने तो खुला छोड़ दिया। और आप कराची सबसे बड़ा उसके ज़्यादा मुतासरीन रहा। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, साबका जो फाटा के इलाके थे वो सारे के सारे गैर महफूज हो गए पाकिस्तान। तो आपकी एक गलत पॉलिसी ने पाकिस्तान को गैर महफूज कर दिया। दूसरी बड़ी गलत पॉलिसी हमने 9/11 के वक्त ली, उसने वहाँ भी आपकी, और उसके बीच में यानी पहली अफ़गान वॉर से दूसरी अफ़गान वॉर के बीच में भी पाकिस्तान स्टेबल नहीं रहा। यहाँ या तो मुजाहिदीन के ग्रुप्स जो है वो प्रॉक्सी लड़ते रहे, या यहाँ फिर उसके बाद आपने देखा कि आपने फ़िरका वाराना फसादात की एक लहर आई, ऐसे ग्रुप्स बने, फिर बहुत से जिहादी ग्रुप्स बन गए उसमें। तो ये जो हमारी जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ थीं और जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी मेकर्स थे वो आगे के पाकिस्तान के हालात को नहीं असेस कर पा रहे थे।
कि आज आपने 80 में जो पॉलिसी बनाई है उसके नताइज आपको 2024 में मिलेंगे। आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ना पहली अफ़गान जंग हमारी जंग थी, ना दूसरी अफ़गान जंग हमारी थी, लेकिन आपके मुल्क में जो दहशत गर्दी थी वो तो आपकी जंग थी। आपके मुल्क के अंदर अगर कोई ग्रुप्स बैठे हुए हैं और वो ग्रुप्स पाकिस्तान से बाहर जाके कार्रवाइयाँ करते हैं तो ये तो आपकी जंग थी। आप देखें कि मुझे याद है इसी शार फैसल पे 94 की बात है, आप सोचें कि उस वक्त तक ये सारी चीज़ें थी भी नहीं। 94 में यहाँ नर्सरी के पास 2 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को मारा गया। इस पे उस ज़माने में मैं स्टार अखबार में होता था, तो मैं उस वक्त रक्शे में जा रहा था दफ्तर, तो मैंने देखा कि एक गाड़ी बिल्कुल, वो उस ज़माने में ये बीच में क्रॉस था, वो आप यू टर्न लेके जा सकते थे, तो पुल वगैरह भी नहीं था, पुल नहीं था उसमें, सिग्नल बीच में लगा हुआ था एक। ठीक है। उस सिग्नल पे जो है, उस सिग्नल के ऊपर जो है उसने, जो भी मोटरसाइकिल वगैरह वाले थे, बाद में मुख्तलिफ स्टोरीज आई कि अंडर कवर एजेंट थे। फिर उसी पीरियड में, गालिबन उससे पहले था या उसके बाद था, रमज़ी यूसुफ वाला वाक़या कि रमज़ी यूसुफ को फिर यहाँ से ले गए और फिर पता चला कि पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो पहला अटैक हुआ था वो रमज़ी यूसुफ ने किया था। उसमें फिर इसी इस्लामाबाद के भी एक होटल से गालिबन रमज़ी यूसुफ या एमल कासी को भी इस तरीके से, तो हमें वो उसामा बिन लादेन सर हैं, उसामा बिन लादेन तो बहुत बाद की बात है ना, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें हो गई थी। तो वो जो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा था कि चीज़ें हमारे अंदर हमारियाँ ख़राब हो रही हैं उसमें। और उसके बाद बहुत से जो अलकायदा के सरकर्दा लीडर्स थे, उसामा बिन लादेन तो 2010 में जाके पकड़ा गया, मारा गया, जो भी था, लेकिन उससे पहले कौन था? उससे पहले 2003 में इसी शहर में जो अलकायदा का नंबर 4 था, रमज़ी अल शीबा, वो ये डिफेंस के एक फ्लैट में रह रहा था, जो फिर इनकाउंटर हुआ था लंबा चौड़ा, उसमें मारा गया। और उसी वक्त ये ख़बर भी आई थी कि खालिद शेख मोहम्मद भी जो है एक सिंधी मुस्लिम में ये जो नूरानी कबाब हाउस है इसके करीब कोई अपार्टमेंट था, वहाँ रह रहा था, उधर छापा मारा था एक रात पहले, क्योंकि वो 9/11 की पहली एनिवर्सरी थी 2002 में, और जो प्लान था वो था कि यहाँ की अमेरिकन कॉन्सुलेट को उड़ाने का। 2002 जो था वो बहुत ही डेवस्टेटिंग साल था कराची के लिए। उस साल कई बड़े वाक़यात हुए। उसी साल डैनियल पर्ल का वाक़या हुआ, उसी साल शेरेटन के सामने बस जो थी फ्रेंच इंजीनियर्स की, उसको उड़ाया गया सुसाइड बॉम्बिंग में। उसी साल अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने एक वैन में खुदकश धमाका हुआ। तो ये एक लाइन से एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स। तो हमारी जो वो पॉलिसी थी, हमने हालांकि जनरल मुशर्रफ ने 9/11 से चंद माह पहले पाकिस्तान में तमाम सेक्टेरियन ग्रुप्स पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वो पाबंदी हमारी पेपर्स पे ही रही। ईरान पर अमेरिका की पाबंदियां हैं, यूरोप की पाबंदियां हैं, तिजारत करने की इजाज़त नहीं है आज़ादाना। उसके बावजूद ईरान ने ये हमला करके, नतीजा को अगर हम साइड पे रखते हैं, उसने जो भी हासिल किया वहाँ पे जो है वो हलाकतें हुई नहीं हुई, आपको लगता है कि उसने दुनिया को हैरान किया है या नहीं किया? देखिए, हैरान इस माने में तो आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर है एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी एक बहुत ही संगीन माशी सूरत हाल से गुज़र रहा है, उसमें हैरान से ज़्यादा जो है ईरान ने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया इसमें। लेकिन अगर वो नहीं करते तो इंटरनली बहुत ज़्यादा उनके यहाँ हालात वो होते हैं, क्योंकि लोग जो है वो ईरान बेसिकली जिस तरह की कौम है वो मायूस होती अगर ये नहीं होता। और जनरली भी ईरान की अपनी पोजीशंस भी ये रही है, इसीलिए उसने उस जो भी अटैक किया उसको कन्फाइंड रखा। और उसने इवन अमेरिका को ये मैसेज दे दिया था, और पिछले 1-1.5 महीने से वो ये प्लानिंग कर रहे थे कि जो अटैक हुआ है इसका हमें जवाब देना है इसमें, क्योंकि दुनिया खामोश थी। दुनिया ने ईरान के अटैक को तो कंडेम किया, लेकिन जो ईरान के
कौन एम्बेसी पे अटैक हुआ था उसे कंडेम नहीं किया गया, जबकि वो भी ईरान की टेरिटरी पर अटैक था। मैंने जिस तरह कहा कि एम्बेसी जो है वो टेरिटरी होती है उस मुल्क की, तो आपकी खामोशी पर भी उसने शायद हो सकता है कि डिप्लोमेटिकली अगर उस वक्त यूएन और अमेरिका या बरतानिया की तरफ से ईरान की एम्बेसी पर अटैक की मजम्मत की जाती उसमें, तो ऐन मुमकिन था कि ईरान ये नहीं करता। तो ईरान ने जो किया उनके पास उसकी जस्टिफिकेशन भी है जिसको दुनिया रद्द नहीं कर सकती, और इसीलिए शायद अमेरिका ने भी इजराइल को यही कहा है कि इस पर जो है अब बस कर दें, इसको आगे ना बढ़ाएं उसमें। अच्छा सर, ऑन अ लाइटर नोट, इसराइल और ईरान इतना नहीं लड़ रहे जितनी लड़ाई पाकिस्तान में शिया सुन्नी की शुरू हो गई है। एक अलग से बहस चल रही है कि ईरान ने सही किया, कोई कह रहा है गलत किया, कोई कह रहा है कि ईरान ने हासिल क्या किया, कोई कह रहा है कि 53 बहनों का इकलौता भाई ईरान। देखिए यही हमारी बदकिस्मती है। यहाँ एक तरफ आप देखें कि हमास ईरान के हमले की हिमायत कर रहा है, ईरान को मुबारकबाद दे रहा है, हम लड़ रहे हैं खामख़ी उसमें। वहाँ हिज़्बुल्लाह और हमास मिल के एक लड़ाई लड़ रहे हैं, बजाय इसके कि आप मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करें इन चीज़ों को। आप यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, क्योंकि हमारे पास और कुछ करने को है नहीं, लिहाजा हम नेगेटिविटी ऑलवेज सेल बेसिकली। तो मेरा ख्याल है ये अब पूरी कौम को सोचना चाहिए कि जो इज़राइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है उस पर जिस इत्तेहाद की ज़रूरत है हम इंतशार पैदा कर रहे हैं, बजाय इसके कि मुत्तहिद करें इसको। तो इसको मैं बदकिस्मती ही कह सकता हूँ कि मुस्लिम दुनिया की बेहिसी है और हमारी बदकिस्मती है कि हम बजाय इसके कि इत्तेहाद की कोशिशें करें, हम बजाय इसके कि यकज़मान हो, हम इसमें अपने आप को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, और एक बात और भी है कि अगर जैसे इसराइल अब दोबारा पलटकर जवाब देता है, तो आपको ये लगता है कि ये फुल स्टॉप हो चुका है, या ऐसा हो सकता है जो आपने शुरू में बात की थी कि मुमकिन है कि शायद इसराइल भी जवाब दे सकता है ईरान को अब दोबारा? देखिए एक तरह तो वो एक तो वो ये कोशिश कर सकते हैं कि ईरान पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ और सख्त की जाएँ। अच्छा, उसमें जो ईरानियंस और ममालिक में रह रहे हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाए वो, और आम तौर पे जो इज़राइल के ऑपरेशन के तरीक़े हैं वो ऐन मुमकिन है कि कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो बराह रास्त अटैक करेगा ईरान पे, मिसाइल वगैरह का इस तरह का अटैक करेगा। और ज़ाहिर है उनको ये भी अंदाज़ा है कि ईरान इसके लिए तैयार है इसमें, और हमें दुआ करनी चाहिए कि वॉर एस्केलेट ना करे। एक तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो वॉर जो फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम हो रहा है इसको बंद करवाया जाए, इस मसले को किसी भी तरीके से हल करने की ज़रूरत है उसमें, क्योंकि सदियाँ दिहाइयाँ बीत गई। सर पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है सर? हमारे तो ख़ुद के ज़िंदा रहने के लाले पड़े हुए हैं। हम फ़लस्तीनियों के लिए दिल में या ज़ुबान पर तो कर सकते हैं, मगर अमली तौर पे तो सर हम कुछ नहीं कर सकते ना। देखिए हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम उन ममालिक को जाके ये परसू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम हुकूमती सतह पर करें। जो हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो भी तो अपना कोई थिंक टैंक बना के जाके इन ममालिक के लोगों से, हुक्मरानों से, सियासतदानों से, उधर के लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं। इस चीज़ का कोई तो इनिशिएटिव ले सकते हैं हम इसमें कि, और बेसिक मसला जो है ये छोड़ दें कि इज़राइल और फ़लस्तीनियों का जो एक तारीख़ी जो इशू है वो किस तरीके से रिज़ॉल्व हो, लेकिन जो ह्यूमन मिजरीज़ हो रही हैं, जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, जो आप देखें जो वेस्टर्न मीडिया का मुजरिमाना रोल है इसके अंदर, कि वेस्टर्न मीडिया का ये रोल हो गया है कि बहुत से इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ का अगर आप मीडिया देखें, चाहे वो प्रिंट हो, डिजिटल हो, वहाँ गाज़ा का लफ्ज़ लेना भी मुश्किल हो गया है। और उसके एक बैलेंस रिपोर्टिंग तो अपनी जगह है,
लेकिन इतनी वन साइडेड एंटी पैलेस्टीनियन रिपोर्टिंग हो रही है और एक बिल्कुल एक दूसरी पिक्चर दिखाई जा रही है। इवन ऐसे भी हैं कि आपके यहाँ जो लोग इंटरनेशनल मीडिया के लिए कॉलम्स लिखते हैं, या उनसे भी ये कहा गया है कि आप इस मसले पर ना ज़्यादा लिखें। उसमें कुछ ने माजरत कर लिए फिर लिखने से दूसरे इश्यूज़ पर भी, और कुछ बचा के, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो वेस्टर्न मीडिया पे इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से एक तरीके से ब्लैंकेट सेंसरशिप है, अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप है एक तरीके से कि, और वो नज़र आता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको CNN BBC के लेवल पे थोड़ी बहुत आपको नज़र आ जाएं, लेकिन अदर देन दैट जो है हमें नहीं नज़र आता। हमें वाज़े तौर पे नज़र आता है कि वेस्टर्न मीडिया को उन ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल कंट्रोल कर रही है इस हवाले से कम से कम। सर, इंडिया में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लंबा चलता है काफ़ी है, मगर सर आपको क्या लग रहा है इस इलेक्शन को आप कैसा देखते हैं? दोबारा बीजेपी को आता देख रहे हैं आप? क्योंकि 10 साल से तो मोदी साहब वज़ीर आज़म हैं, क्या लगता है आपको अगले 5 साल भी उन्हीं के? देखिए, अगर मोदी जीत जाते हैं तो ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन होगा। अच्छा। क्योंकि जिस तरह की वैसे तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि 2004 जो था, और जब वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह आए थे, तो मनमोहन सिंह इंडिया के लास्ट सेकुलर लीडर थे। सही। मेरे नुक्ते नज़र से कोई अगर वहाँ, क्योंकि वहाँ मुझे कोई अपराइजिंग भी नज़र नहीं आती। जो मोदी की पॉलिटिक्स हैं उसमें जिस तरीके से हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि नहीं, मोदी 2000 ऐसा ना हो कि 2024 जो है 2004 वाला साबित हो। अच्छा। क्योंकि 2004 में भी ये था कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। जब मनमोहन सिंह आ गए और फिर शायद गालबन 10 साल रहे मनमोहन सिंह। लेकिन मोदी ने जिस तरह की सियासत की है, एक तो मोदी ने भी जो है, आप ये सोचें कि इस साल कई ममालिक में इलेक्शंस हो रहे हैं। इस साल अमेरिका में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए जैसे भी इलेक्शन हुए, और इसी तरह इंडिया में इलेक्शन हो, और कई ममालिक में इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन इंडिया और अमेरिका का इलेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है। इंडिया में अगर मोदी जीतता है और अमेरिका में अगर ट्रम्प जीतता है, और हम अगेन जो सूरत हाल जिसको देख रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया मुकम्मल तौर पे एक हिंदू स्टेट की तरफ जा रहा है। अच्छा। वहाँ बहुत सी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ डिसेंटिंग वॉइसेस नहीं हैं। वहाँ का मीडिया यहाँ के मीडिया से ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गया है। अगर मैं आपको RSF जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, उन्होंने पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन इलेक्शन से पहले ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। वहाँ कोई 9 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो आज भी डिटेन हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर में। उसने इसी तरीके से इंटरनेट सेंसरशिप के हवाले से उन्होंने बात की है। इसी तरह उन्होंने बात की है कि इंडिया में जर्नलिस्टों की बाकायदा स्पाइंग होती है। सही। उसको ख़त्म करने की, जर्नलिस्टों की जो सोर्सेज़ हैं उनकी तरफ भी जाया जाता है अगर पता चल जाए कि इस सोर्स ने ये ख़बर दी है। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑलमोस्ट ज़्यादातर बीजेपी कंट्रोल्ड है। वहाँ जो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया में, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, जिस तरह आर्टिस्टों के लिए खड़ी हो गई हैं। तो पूरी इंडियन सोसाइटी जो है, एक तो होता है ना कि हिंदुत्वा, एक होता है बहुत ही हार्ड लाइन जो है कि जिसमें आप बिल्कुल भी माइनॉरिटीज़ को कोई राइट्स ना दें उसमें। तो मेरा ख़्याल है जिस तरह दुनिया हमारे यहाँ कोई वाक़या होता है तो पूरी दुनिया बोल पड़ती है, उस तरीके से दुनिया नहीं बोल रही इंडिया में। उनका शायद इकनॉमिक इंटरेस्ट है, बिज़नेस इंटरेस्ट उससे लिंक्ड है। लेकिन इंडिया में
इस साल बहुत से लोगों का ख्याल है, ख़ुद इंडिया के बहुत से लोगों का ख्याल है कि बीजेपी का इस इलेक्शन में हारना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और बीजेपी से ज़्यादा उन्हें मोदी के, देखिए बीजेपी में तो वाजपेयी भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी इवन बहुत से कांग्रेस के लीडर से ज़्यादा बेहतर आदमी थे, बहुत ही रैशनल आदमी थे। यहाँ जब आए थे 98 में, मैं भी लाहौर गया था जब वाजपेयी साहब आए थे, और फिर मीनार पाकिस्तान गए। इसकी तरह हालांकि वो हार्डलाइन इंडियन समझे जाते थे एल के अडवाणी, लेकिन उन्होंने यहाँ आके, और एक उनके बयान का उन्हें बहुत नुकसान हुआ इंडिया में जब उन्होंने यहाँ कहा कि जिन्ना वॉज अ ग्रेट लीडर, तो उसका इंडिया में बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना उससे करना पड़ा। लेकिन इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत गैर महफूज होती जा रही है, और वहाँ इंतहा पसंदी बहुत बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। मैं ग़ालिबन 2006 या 2004, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गया था, तो इतने ही साल हो गए। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी, और उस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात की थी। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के हवाले से तनकीद की, मज़हबी इंतहा पसंदी के हवाले से बहुत सी बातें की। मैंने सिर्फ वहाँ एक ही बात की, मैंने कहा कि आपकी बहुत सी बातें सही हैं, गलत नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ये है कि पाकिस्तान के अंदर मज़हबी इंतहा पसंदी को वोट नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में बीजेपी आपकी सबसे बड़ी जमात बन के उभर रही है, और आगे आने वाले वक्त में आपको ख़ुद ये रियलाइज़ हो जाएगा, जो चीज़ें अब साबित हो रही हैं उसमें। सही। चलें सर, ये तो बुराइयां अपनी जगह, मगर देखें इंडिया में एक अच्छी चीज़ भी तो है, वहाँ पर इलेक्शन बाकायदगी से हो रहे हैं, आज तक कभी कू नहीं हुआ वहाँ पर। और उसके इलेक्शन की एक अच्छी बात ये भी है कि मतलब एक लंबा प्रोसेस होता है, 3 महीने तक चलता है, महीनों बाद डब्बे खुलते हैं, कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाता बड़ा कि धांधली हुई है, मेरा मैंडेट छीन लिया गया है। जबकि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए, जीतने वाला भी इल्ज़ाम लगा रहा है, हारने वाला भी इल्ज़ाम लगा रहा है। तो पाकिस्तान इंडिया के इस प्रोसेस से क्या कुछ सीख सकता है? लेकिन पाकिस्तान को किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को सिर्फ अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। वैसे ये मैं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप उस मुल्क में मौजूद नहीं हैं उसमें, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अगर ये इलेक्शन बीजेपी जीत गई तो आइंदा आपको शायद ऐसा इलेक्शन कमीशन भी इंडिया में ना मिले। अच्छा। जिस तरह आपको अदलिया अब वैसी नहीं मिल रही, जिसके बारे में हम कहते थे कि इंडिया की अदलिया जो है बहुत आज़ाद है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से सीख रहा है तो वहाँ ऐन मुमकिन है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन के भी रवैये हमें वैसे ही नज़र आए। खुदा करे ऐसा ना हो, क्योंकि एक ही चीज़ जिसका डेमोक्रेसी के हवाले से हम इंडिया को बहुत क्रेडिट देते हैं, उसका वहाँ का इलेक्शन कमीशन। और सही बात है, और फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब जब, माफ़ कीजिएगा, जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बने थे यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले इंडिया गया। अच्छा। और उनके पूरे इलेक्शन कमीशन को उनसे मेरी बात हुई, उनको पूरा स्टडी किया मैंने, और फिर मैंने यहाँ आके वो बातें अपने इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में रखी सामने। लेकिन चूँकि 18वीं तरमीम के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है, तो लिहाजा मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने मेरी वो बातें जो है वो रिजेक्ट कर दी। पाकिस्तान को सीखने की बहुत सिंपल सी ज़रूरत है। देखिए ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ, वैसे तो पाकिस्तान में जो भी इलेक्शंस हुए हैं, शायद ही कोई इलेक्शन जो है जिस पर सवाल ना उठें, उस पर सवालात ना उठें, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले प्री इंजीनियरिंग होती है, फिर इलेक्शन के बाद री इंजीनियरिंग होती है, और इलेक्शन के दिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। तो हमारे यहाँ ये जो इंजीनियरिंग का मामला है, ये अगर ख़त्म हो जाए तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और इलेक्शन फ्री और फेयर होने की इसलिए भी ज़रूरत है, आप रिफॉर्म्स करें, रिफॉर्म्स हुई भी हैं आपकी। एक तो ये कि इलेक्शन कमिश्नर की हद तक, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की हद तक, जिसको उसमें रिफॉर्म हुई कि भाई लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर करेंगे, नाम देंगे। जब आप लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं तो जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो उनका लीडर होता है।
जब आप लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं तो वो किसी एक जमात का लीडर नहीं होता, वो पूरी अपोजिशन का लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। कंसल्टेंसी जो है वो होती है, लेकिन उसके बाद जब आप किसी को नॉमिनेट कर देते हैं, नाम पे इत्तेफाक राय हो जाता है, तो फिर आप उसी को तनकीद का निशाना भी बनाना शुरू कर देते हैं, उसी को सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम देना भी शुरू कर दें। तो या तो आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है कि आप सही लोगों को सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो इसके लिए पाकिस्तान की सियासी जमातें ज़िम्मेदार हैं। तो अगर आप मेरिट पर लेकर आएँ तो चाहे वो आपके ख़िलाफ़ भी फैसला दे, उसको फिर वेलकम करें आप, उसे आपको मानना पड़ेगा। फिर सर आप सियासतदानों को इल्ज़ाम दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये फैसले सियासतदान ही करते हैं? नहीं, अगर सियासतदान नहीं करते तो सियासतदान बोलते क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं बोलते सियासतदान? मसला ये है कि हमारी सियासत मुद्दत से इद्दत तक आ गई है ना। हम गेट नंबर 4 से शुरू होते हैं और कोर्ट नंबर 1 पर ख़त्म हो जाते हैं। आपकी बीच में पार्लियामेंट कहीं नज़र ही नहीं आती कि पार्लियामेंट में होने चाहिए ना ये फैसले। आप कहें पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट फैसला करे, हैं जिसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो इतना तो पावरफुल होना चाहिए ना कि वो कह दे, क्योंकि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाल नहीं सकते, आप उसका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज सकते हैं, लेकिन आप उसको सैक नहीं कर सकते। जब इतनी पावर है उसके अंदर और वो अगर अपनी पावर असर्ट नहीं कर रहा, तो इसमें ना रूल्स का ताल्लुक़ है, इसमें ना प्रोसीजर का ताल्लुक़ है, इसमें या तो वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो ऐसे शख्स को लेकर आते हैं, या फिर वो शख्स खुद ज़िम्मेदार है उसका, और उसके मेंबर ज़िम्मेदार हैं उसके, जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के अगर आप रूल्स प्रोसीजर देखें तो वो इंडिया से किसी तरह कम नहीं है। लेकिन मैं पोजीशन तो लूँ। पाकिस्तान इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हमेशा से नताइज पर उंगलियां उठी, धांधली का शोर होता है, तो सर हम लोग जिद्दत की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? ईवीएम का जो सिस्टम है, अभी तकरीबन हमने 50 अरब रुपए इस इलेक्शन पे लगा दिए। वो इमरान खान चलें लेकर आए, उनसे सियासी इख्तलाफ किसी का हो सकता है किसी का नहीं, मगर वो एक अच्छी चीज़ करने जा रहे थे, तो वो क्यों नहीं होने दी गई? वजह क्या है? देखिए बेसिकली हम और बिल्कुल टेक्नोलॉजी उसमें आपको आप तजुर्बा तो कर सकते थे ना। ज़िमनी इलेक्शन में तजुर्बा कर लेते अगर पहले ये कहा गया, चलें उस वक्त नहीं, आप ही बात कर रहे थे ना, सियासी इंजीनियरिंग की जाती है, फिर नताइज में की जाती है, क्या वो फिर वो नहीं हो सकेगी? ये वजह शायद मुश्किल हो जाए। तरीके तो हमारे पास बहुत से हैं चीज़ों को। देखिए ना, आप ईवीएम ये तो कर सकता है ना कि इलेक्शन के दिन क्या हुआ। जैसे अगर शायद 2024 के इलेक्शन में ईवीएम होता तो ऐन मुमकिन है कि चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती, लेकिन वो नहीं भी हुआ तब भी वोटर ने तो साबित कर दिया ना। उसने बैलेट बॉक्स इतने भर दिए कि आप रिज़ल्ट कितने ऊपर से नीचे करते। तो ये वोटर्स रेवोल्यूशन था 2024 का इलेक्शन। लेकिन कोई भी आप टेक्नोलॉजी ले आएँ, लेकिन अगर आप किसी पार्टी को तोड़ने में तो टेक्नोलॉजी का अमल दखल नहीं होता ना, किसी पार्टी को बनाने में तो टेक्नोलॉजी का अमल दखल नहीं होता। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमारी जो ताकतवर हलके हैं उन्हें कम्प्लीटली अपने आप को सियासत से बाहर कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में का एक बहुत बड़ा मसला रियासत के अंदर रियासत का तसव्वुर है, और 2024 के बाद तो लाजमी कर लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं वैसे भी कर लेना। आप असगर खान केस के बाद कर लेना चाहिए था। असगर खान केस टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इससे ज़्यादा ब्लेटेंट अंदाज में जो है, जो कि अब शवायद की बुनियाद पर साबित भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 की इलेक्शन को एक रिग्ड इलेक्शन कहा है। उसने ये कहा है कि जिन लोगों ने पैसे लिए और जिन्होंने पैसे दिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं हो रही कार्रवाई। उसमें एक अपने वक्त के DGISI ने जाके एक बयान दिया कि जी हाँ पैसे तकसीम हुए। उन्होंने उन लोगों के नाम बताए जिन्होंने पैसे जाके डिलीवर किए उन्होंने। इससे ज़्यादा और क्या चीज़ हो सकती है जिसे काउंटर नहीं किया गया, जिसे चैलेंज नहीं किया गया। तो वो इलेक्शन चले, वो हो गया ना, लेकिन उससे सबक तो सीख जाते हैं। उसके बाद भी हमने सबक नहीं सीखा, उसके बाद भी हम उसी तरह की चीज़ें करते रहे। तो जब तक आप ये फैसला नहीं करेंगे कि क्या होता, फ़र्ज़ करें 2024 के या उससे पहले अगर आप चले जाएं, तो जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी
तो अदम एतमाद की तहरीक अगर नहीं लाते आप इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान मैक्सिमम क्या करते हैं? चलिए मैं बहुत आगे जाके कहूँ, इमरान एक फाशिस्ट बन जाते हैं ना। इमरान खान पाकिस्तान की जो ये बड़ी सियासी जमातें हैं, इन पर पाबंदी नहीं लगाते तो इनके जो सरकर्दा लीडर्स हैं उनको जेलों में डाल देते हैं। फांसी तो नहीं चढ़ा सकते थे ना, जेलों में डाल देते। इमरान खान और क्या कर सकते थे? इमरान खान अब तो नहीं कहते, लेकिन जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना देते। तो कौन सा वो जो हो जाता? क्या इससे पहले जो वक्त के आमिर हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं लड़ी गई, जद्दोजहद नहीं हुई? तो अगर आप इमरान खान के इक़दामात को आमराना इक़दाम कहते और कहते कि इमरान खान फाशिज़म की तरफ जा रहे हैं, तो क्या? और ये एक ऐसा टाइम था कि जब इमरान खान अनपॉपुलर हो रहे थे। इमरान खान 2021 में ज़्यादातर ज़मनी इलेक्शन हार रहे थे उसमें, तो इमरान खान अगर ऐसा कोई इक़दाम करते तो इमरान खान पॉपुलर नहीं होते और अनपॉपुलर होते। उसके बजाय PMLN, PDM, पीपल्स पार्टी, इन इत्तेहाद और जमातों ने वो खेल खेला जिसके ख़िलाफ़ वो 2018 में खड़े थे। यानी जिन जमातों की वजह से 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनी, उन्हीं जमातों की बुनियाद पर इमरान खान की हुकूमत गिरी। और उस वक्त इमरान खान इस्तेमाल हुए, इस वक्त जरदारी और शरीफ इस्तेमाल हुए। कोई भी इस चीज़ को साबित कर दे कि ये जमातें जो थीं, जो आपके साथ आई अदम एतमाद की तहरीक, ये अपने तय आई थी। यहाँ आप MQM के लोगों से पूछ लें, वही बाप जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है 2018 में इलेक्शन हराया गया, फिर सेनेट में जो कुछ हुआ, वही बाप आपके इत्तेहादी बन गए। तो भले एक आईनी तरीके से आपने अदम एतमाद की तहरीक लाए, लेकिन आपने सियासी फ़ैसला क्या किया? सही, आप उन लोगों का हिस्सा बन के, और सिर्फ इस वजह से चीज़ें हुई क्योंकि जनरल बाजवा और इमरान खान का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और उसके बाद भी अगर चलें अदम एतमाद की तहरीक ले आए, उसके फ़ौरन बाद आप इलेक्शन का ऐलान करते थे कि जी हमारा इख्तिदार मसला नहीं है, ये पॉलिसियाँ थी, तो मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती आगे चलना। उन्होंने उस इक़दाम ने और उसके बाद हुकूमत में रहने में इमरान खान को एक नई ज़िंदगी दी, और उसके बाद वो आज तक जो सूरत हाल रही है वो दरअसल उसी का रद्द अमल है। और फिर मियाँ साहब ने जब पाकिस्तान आए तो उन्हें एहसास हुआ कि जो सियासी खला पैदा हुआ वो कोई ना कोई ज़रूर पुर करता है। और जो मियाँ साहब 3-3.5 साल उधर रहे, यहाँ शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों में की वजह से, या जो भी कह लें, जो भी रीज़न दे लें, आप ख़ुद जब कोई हुकूमत ये कहे, कोई वज़ीर आज़म कहे कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है और रियासत बचाने के लिए, तो इसका मतलब ये कि एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन हम नहीं जीत सकते उसमें। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखें कि अगस्त में असम्बलियाँ ख़त्म हुई थी, नवंबर में इलेक्शन हो जाने थे आइन के तहत, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने जिसने डेट दी फाइनली 8 फरवरी की, उसने उधर ये भी हमने सुना कि जी अब जो कुछ भी होगा नवंबर के बाद वो सब गैर आइनी होगा। और इसलिए 8 फरवरी का इलेक्शन अगर आप आइनी तौर उस लिहाज से देखें तो 8 फरवरी का इलेक्शन एक नज़रिया ज़रूरत का इलेक्शन था, आइनी इलेक्शन नहीं था। सही, आइन के तहत तो नवंबर में इलेक्शन होने थे। और उस इलेक्शन में क्या हुआ, जो जीता है उसको अपनी जीत का यकीन नहीं है, जो हारा है वो समझता है वो जीता है। तो एक अब क्या होगा, अब एक नई तहरीक अपोजिशन चला रही है, हुकूमत के पास वाहिद अपॉर्चुनिटी ये है कि वो परफॉर्म करे, क्योंकि मैंडेट तो जो हुआ है उस पर संगीन सवालिया निशान है। लेकिन इन इलेक्शंस का सबसे बड़ा सबक ये, एक तो ये कि पाकिस्तान के
कि नई पौध ने ये साबित किया कि वो जिसे वोट देना चाह रही है उसे ही वोट देगी, और वो इन नताइज को नहीं कबूल करने को तैयार है उसमें। अब आप क्या होता है आगे, देखिए वापसी, किसी की वापसी को आप रोक नहीं सकते। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, जैसे नवाज शरीफ को आपने 2017 में उनको सज़ा दे दी थी वो, लेकिन अल्टीमेटली जैसे भी आए वो वापस आ गए उसमें। अब ये अलग बात है कि जब वापस आए तो ग्राउंड पे चीज़ें निकल चुकी थी उनके हाथ से उसमें। इसी तरह इमरान खान ख़ुद जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं और लीडर्स हैं, उनसे अगर आप बात करें तो कोई ये नहीं कहता कि इमरान खान अनपॉपुलर हो गए हैं। कोई एक लीडर ये बात नहीं कहता कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में फ़र्क पड़ा है। अगर आप ये कहते हैं तो एक ऐसे लीडर की वापसी को आप रूल आउट कैसे कर सकते हैं? आप कितने साल किसी एक आदमी को जेल में रख सकते हैं? और जितना जेल में रहेंगे उसमें, हाँ ये हो सकता है कि आप इमरान खान को आज़ाद करें, रिहा करें। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम है तो अदालत में साबित करें। अदालत में साबित होता है, उनको सज़ा होती है, तो सज़ा के बाद वो खुद ही नाअहल हो जाएंगे। लेकिन अगर उन पर ये नहीं साबित होते इल्ज़ामात और वो बरी हो जाते हैं अदालतों से, तो आप सियासी मैदान में मुकाबला करें इमरान खान का। सियासी मैदान में आप उनको हराने की कोशिश करें। आपके हाथ में गवर्नमेंट है, आप ऐसे लोगों को रिलीफ दें कि जिससे उनको सुकून मिले, उनकी ज़िंदगियों में सुकून आए। आपने आज रोटी 16 रुपए की कर दी है। इसको अगर फ़र्ज़ करें आपकी हुकूमत, 16 नहीं सर, 25 रुपए की हो गई रोटी। नहीं, वो उन्होंने रोटी और नान में फ़र्क किया ना। नान 20 रुपए की और रोटी जो है वो 16 रुपए की। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप ये हुकूमत 2, 2.5, 3 साल या पूरा टेन्योर भी कर लेती है और लोगों को बड़े रिलीफ मिल जाते हैं, तो जाहिर है लोग उनकी कम से कम वो ये सूरत हाल तो नहीं होगी जो 2024 में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपोजिशन कामयाब होती है, सक्सेस होती है अपोजिशन की, देखिए ना अपोजिशन भी बिखरी हुई है ना। पीटीआई ख़ुद टूट फूट का शिकार है। इसी तरह अभी जो 6 जमाती इत्तेहाद बना है, इसमें अभी मौलाना फजल रहमान नहीं हैं, गालिबन जमात इस्लामी भी अभी इसका हिस्सा नहीं है। ये जमातें आती हैं, हिस्सा बनती हैं, नहीं बनती हैं, क्योंकि मुल्क गिर तहरीक जो है वो चलाना बहुत आसान नहीं होता। जलसे जुलूस की हद तक तो ठीक है, आपने जलसे किया। अभी देखना ये एक जो टेस्ट आएगा अभी, वो हुकूमत का भी टेस्ट होगा, इस्टेब्लिशमेंट का भी टेस्ट होगा और पीटीआई का भी टेस्ट होगा, और वो है जो 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं 23 कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पे। सर अभी आपने बहुत अच्छी बात की, सुनने को बहुत अच्छी लगी कि अदालतों को फ़ैसला करने दें। इमरान खान को अगर सज़ा होती है तो अदालतें वो करें। आपको लगता है कि अदालतों के फ़ैसले मेरिट पर होते हैं और कानून के मुताबिक होते हैं? और दूसरी बात, एक हमारे जो बड़े हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा कहा जाता है, उनके कॉल फेल में भी तजाद नज़र नहीं आता? आपको याद है कि पिछले कुछ साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे इदारे की, उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि अब सियासत से हमने दूर रहने का ऐलान किया है। उसके बाद पीटीआई के साथ जो हुआ वो भी हमने देखा, जो इस इलेक्शन में हुआ वो भी हमने देखा। तो सर ये 2 बड़े इदारों का जब इस तरह का रवैया होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? एक मरतबा मैंने मार्शल असगर ख़ान मरूम से इंटरव्यू किया था क्योंकि पहले ये केस कहलाता था मेहरान बैंक केस जी। तो असगर ख़ान साहब ने कहा कि जब ये असद दुरानी ने ये बयान दिया तो मैंने फिर एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को, 4-5 पैराग्राफ का, और मैंने सिर्फ ये पूछा था कि भाई ये बता दे कि क्या आईएसआई का सियासी सेल अब भी मौजूद है या नहीं। उसका जवाब आने में 3 से 4 साल लग गए। अच्छा, लेकिन वो जवाब ही आया कि नहीं है अब। अच्छा, ये कौन सा सन की बात है? ये उन्होंने लिखा था गालिबन 92-93 में लिखा था, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका जवाब फिर, और वो केस
वो फाइनली जिस कंक्लूजन पे पहुंचा था और जो फाइनल उसका फैसला था वो तो 2013 में आया था जाके, 90 का फैसला तो, और ये 94 में गालिबन शुरू हुआ था। और उसमें भी यही था, इस डायरेक्शन के साथ था, क्योंकि उस वक्त जो बशीर मेमन साहब थे जो अब मुस्लिम लीग नून के हैं, वो FDG-FIA थे। तो उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमने जो फाइनल रिपोर्ट वहाँ सबमिट की, उस रिपोर्ट में हमने ये कहा था कि उसमें नाम भी थे कि हम फ़लाँ मेजर फ़लाँ उसके तलाश में गए, तो पता चला कि वो उस जगह पे नहीं है। फिर कुछ लोगों के बारे में पता चला वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, और तो वो ट्रेसेबल नहीं हैं जो लोग जिन्होंने पैसे दिए। तो ये लेकिन दिलचस्प बात ये कि जिन पर ये इल्ज़ाम है कि जिन्होंने पैसे लिए वो हैं, वो मौजूद हैं, और वो डिनाई करते हैं वो कि हमने पैसे नहीं लिए। तो अब आपने साबित करना तो फिर FIA का काम है, और वो साबित करने के लिए उनमें से एक आध आदमी को तो बुलाया जा सकता है कि जिसने पैसे दिए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो उस केस में उस केस बड़ी होती, तो असगर ख़ान साहब ने यही कहा कि मैंने लेकिन ऐसा नज़र आता है कि उसके बाद भी हमें ये नज़र आता है कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं हुआ। किसी न किसी तरीके से किसी न किसी लेवल पे हमें नज़र आता रहा। हमें जो सियासी लीडरों के लोग, जो सियासी लीडर्स हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं तो वो ज़ाहिर है पब्लिकली आके तो ये बात नहीं कि एक्नॉलेज करते, लेकिन प्राइवेटली कहते हैं कि हम पे दबाव होता है। MQM इसकी क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है। MQM जिन मराहिल से गुज़री है, जहाँ उसमें उनके अपना कसूर है, वहाँ एक तरीके से रियासती दबाव भी उन पर बहुत ज़्यादा रहा है। शायद ही किसी सियासी जमात को उस तरह के रियासती दबाव का सामना करना पड़ा है, और अब भी मेरा ख़्याल है कहीं ना कहीं। तो वो पिछले उसमें भी चाहे आप हकीकी का पीरियड ले लें या अल्ताफ़ हुसैन का पीरियड ले लें या PSP का ज़माना ले लें, या इन जमातों, इन ग्रुप्स का बनना ले लें या इन ग्रुप्स का जोड़ना ले लें, आप 2013 के इलेक्शन ले लें जब MQM जो है वो 10 से 12 सीटें जीत रही थी 2018 के इलेक्शन में, तो उनसे ये कहा गया कि इतनी सीटें आपको मिलेंगी। नहीं, मैं जिस बयान की बात कर रहा हूँ ये तो 2021 के बाद आया ना सर। कौन सा वाला? ये कि अब हमारा जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, दूर रखने का ऐलान किया है। हाँ, लेकिन फिर ये 2024 में क्या हुआ? देखिए, चीज़ ये है कि हम ज़ाहिर है जो भी एजेंसीज़ हैं या इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। हम चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट रहे, वो सियासत इस्टेब्लिश ना करे। सियासत इस्टेब्लिश करना सियासतदानों का काम है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना इस्टेब्लिशमेंट वाला रोल प्ले करेगी, नॉन इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल अफेयर्स, और ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ आपके ऐसे हैं, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी के इशूज़ ऐसे हैं, आपकी इवन किसी हद तक आप फॉरेन पॉलिसी के मामलात को भी ले लें, उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है इन मामलात में। पॉलिटिक्स में उनका इनपुट भी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स में देखिए उनकी, जब आप इस तरह के जो रिटायर्ड हमारे जर्नल्स वगैरह हैं जो अपने ज़माने में, उनसे आप बात करें तो उनकी जो पॉलिटिकल आउटलुक है उसका बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़ाविया होता है, क्योंकि उनकी पूरी 30-35 साल उनके जो है फ़ौज में रहे होते हैं, 40 साल उनके, तो उनका पूरा जो गेटअप है, ब्रॉटअप है, वो एक मुख्तलिफ अंदाज में होता है ना। पॉलिटिक्स एक मुख्तलिफ चीज़ है, सियासत एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। वहाँ गालम गलोच भी होती है, वहाँ हर तरह की चीज़ें होती हैं। आप वहाँ पॉलिटिक्स के अंदर रेजिमेंटेशन नहीं ला सकते। सियासत को रेजिमेंटेशन के तरीके से अगर आप डील करेंगे तो उसका नुकसान होता है, और उसका नुकसान सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं होता, उसका नुकसान उसका फिर रद्द-ए-अमल जिस तरह का आता है उससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान होता है, क्योंकि वो उन पर इल्ज़ाम आता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर आता है इल्ज़ाम,
वो हमारी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लेकिन वो जो रोल प्ले कर रही हैं उनका रोल बनता नहीं है। ना आईने पाकिस्तान के तहत उनका रोल बनता है, ना उनके अपने कोड के तहत उनका रोल बनता है। उनका जो कोड है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता। और इसी से फिर रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर आता है। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी, बाकी तो हमारी पॉलिटिक्स और वो खुद जाने, कि वो जितना अपने आप को इंगेज करेंगे उतना ही वो उन पर तनकीद भी होगी। तो वो अपने आप को तनकीद से फिर बालातर ना समझें उनको, फिर वो फेस करें। अगर आपने करना ही है पॉलिटिक्स इस तरह, तो फिर आप, और यही हमारी, आप देखें ना, अब ये जो 6 जजेस का मामला है। सर मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारे 2 बड़े ऐवान हों, चाहे वो अदलिया हो या हमारे और दूसरे इदारे हों, इलेक्शन कमीशन कह लें, हम 75 साल में इन इदारों को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर सके कि अगर वो इदारा इंटरफेयर करता है जिसका राइट नहीं बनता, कि हम उसको ये कह के रिजेक्ट कर सकें कि आप अपनी लिमिट में रहें। हम क्यों, मतलब 75 साल में हम इतनी हिम्मत क्यों नहीं पैदा कर सके? ये तो हमारी अपनी नाअहली हुई ना। देखिए, ये पूरी एक लंबी तारीख़ है, और इसमें अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि सियासी जमातें का रोल कोई बहुत अच्छा रहा है बाय एंड लार्ज, लेकिन जो पॉलिसी डिफ़ाइन हुई पाकिस्तान बनने के बाद, अगर आप पूरी उसकी तारीख़ उठा के देखें तो उसमें नज़र ये आता है हमारे यहाँ। एक तो ये नज़र आता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनने के बजाय एक सिक्योरिटी स्टेट बन के रह गए। फिर जो खिलवाड़ हुआ वो बुनियादी तौर पे हम अक्सरियत को कबूल करने को तैयार नहीं हो, और इसका जो ज़िम्मेदार हैं वो उस वक्त की 50s की ब्यूरोक्रेसी भी है जिसने बंगाल को कबूल नहीं किया, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी है। और वरना अगर आप देखें तो 54 के जो इलेक्शन थे उसमें जगतू फ्रंट जीत के आ गई थी, उसकी असेंबली को नहीं माना गया। 2/3 अक्सरियत मुस्लिम लीग उस वक्त फारिग कर दी गई, और वहाँ से बहुत ही इबरतनाक शिकस्त हुई। तो उसकी असेंबली को गैर आइनी तरीके से जो है वहाँ ख़त्म कर दिया गया। उनके स्पीकर ने जो है चैलेंज किया इस चीज़ को। उस पे जो सिंध में उस वक्त कोर्ट थी, उसने तो उसकी डिसोल्यूशन को इल्लीगल कहा, लेकिन उसके बाद फिर नज़रिया ज़रूरत लागू हुआ जस्टिस मुनीर का, और वो बुनियाद पड़ी पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की। जो जगतू फ्रंट, जो कि लेफ़्ट और कौम परस्त जमातों का इत्तेहाद था, उसकी 2/3 अक्सरियत को गैर आइनी तरीके से तस्लीम ना करना, वो बुनियाद थी जिसका आगे जाके ख़मियाज़ा हमें 1971 में भुगतना पड़ा। तो हमारी जो तारीख़ है उसमें जब भी मार्शल लॉ लगा उसको तहफ़्फ़ुज़ आला अदलिया ने दिया। तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का बदकिस्मती से किरदार जो है वो बहुत, उसने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल ज़िया-उल-हक ने पहुँचाया। इसका आप रैशनल तरीके से, ये छोड़ दें जनरल ज़िया-उल-हक डिक्टेटर था, ये सब चीज़ें छोड़ भी दें, अगर आपने उनके करीबी साथियों से पूछें। अच्छा, इसमें भी डिबेट होती है, कोई कहते हैं कि जनरल अयूब, मेरे ख्याल में जनरल अयूब ने बुनियाद रखी। जनरल अयूब ने बुनियाद रखी, और वो उस वक्त की फ़ौजी क़यादत की बहुत बड़ी गलती थी कि एक सिटिंग आर्मी चीफ़ को वज़ीर दिफ़ा बनवाना। और उससे हुआ क्या, उससे वो बुनियाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान की जो क़यादत थी, उन्होंने ये कहा कि हम इस्लामाबाद से तो बात कर सकते हैं, रावलपिंडी से नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले आपने एक ट्वीट किया, क्या वापसी का सफ़र शुरू हो चुका? ये किसकी वापसी की बात कर रहे हैं सर आप? देखिए, बेसिकली तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के ही हवाले से था, और उसमें सवाल था, मैं इसीलिए मैंने क्या कहा कि इसलिए कि वही मैंने बात की ना कि पॉलिटिक्स में वापसी होती है, और वापसी 6 महीने भी हो सकते हैं, वापसी में 5 साल भी लग सकते हैं।
अच्छा। लेकिन किसी भी पॉपुलर पार्टी का के वापसी के सफ़र को आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते। यानी अगर किसी पार्टी को आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कह रहे हैं, किसी पार्टी के लीडर को आप पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर कहते हैं, तो मुझे समझ में आई, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने कहा भाई तो कोई इसमें अजूबे की बात क्या है। हाँ, क्या का सवाल क्यों रखा गया? इसलिए कि उन पर मुकदमात हैं, और अगर मुकदमात में उन्हें सज़ा हो जाती है और वो सज़ा को इंडोर्स कर देती है आला अदलिया, तो जाहिर है चाहे वो लाइफ टाइम वो हो या 5 साल के लिए नाअहली हो, तो नाअहली तो फिर आ जाती है उसमें। लेकिन वो जो नैरेटिव है, वो जो जमात है, वो तो अपनी जगह एग्जिस्ट करेगी। उसने उस वक्त एग्जिस्ट किया जब उसका इलेक्शन सिंबल ख़त्म कर दिया आपने, उसके लोग जो है गिरफ्तार हुए, अंडरग्राउंड चले गए, उसके जो लोग थे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, तो पूरा अगर आप देखें कि वो पूरा सिनेरियो देखें तो उसमें लोगों को यकीन नहीं था कि ये रिज़ल्ट आएगा। यानी इस सब के बावजूद भी अगर रिज़ल्ट आया है तो ये इसमें ना पीटीआई का कमाल है और इसमें किसी का कमाल नहीं है। इसमें कमाल है कि उस वोटर ने इन सारी पॉलिसीज़, और वो वोटर ज़रूरी नहीं है कि वो इमरान खान का हामी वोटर हो, वो इन इक़दामात का मुखालिफ वोटर था कि आप किसी एक सियासी जमात को इस तरह दीवार से नहीं लगा सकते। आप उसे मौका दें, हो सकता है कि हम उसे वोट ना दें, हो सकता है कि अगर ये सारे इक़दामात नहीं होते तो इस तरह वोट नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सा वोटर इस रिएक्शन में पड़ा। सही जी, ये क्या है कि आपने इंतखाबी निशान भी उससे ले लिया, चले आपने उसे नाअहल कर दिया था, मियाँ साहब भी नाअहल थे तो चले वो हो गया, मियाँ साहब को भी सज़ा हो गई थी, इसे भी सज़ा होगी, चले सही है। तो पार्टी को तो हिस्सा लेने दें इंतखाबात में। कभी भी जबर जो है ना वो सस्टेनेबल नहीं होता। बिल्कुल सही, ये सोचने की ज़रूरत है। जबर का हमेशा रद्द-ए-अमल होता है और वो रद्द-ए-अमल किसी भी शक्ल में आ सकता है। आप देखें कि 79 में भुट्टो को फांसी हुई, हज़ारों लोग जेलों में थे, कोड़े लगे, लोगों ने ये कहा कि जी लोग सड़कों पे नहीं निकले। उसका रद्द-ए-अमल लोगों ने 10 अप्रैल 1986 को दिया, जब लाहौर एयरपोर्ट पे 10 लाख लोग थे मौजूद। लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक सिर्फ सर नज़र आ रहे थे। तो रद्द-ए-अमल के अपने अपने तरीक़े होते हैं। अच्छा सर, ईद से पहले एक हैरत अंगेज़ खबर भी आई कि 9 मई के जो 20 मुल्ज़िमान थे, आर्मी चीफ साहब ने उनकी सज़ाएं कम करके उनको रिलीफ दिया। तो आपको क्या लगता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ के दिलों पर जमी हुई बर्फ़ पिघल रही है पीटीआई के लिए? ये रिलीफ क्या बता रहा है ये फ़ैसला? देखिए, एक तो ये कि उनकी सज़ाएँ वैसे ही 2-3 महीने रह गए थे, जिन लोगों को 1-1 साल सज़ा हुई थी उनको, और तो अगर 2-3 महीने पहले आपने ईद के ओकेजन पे तो एक जेस्चर, गुडविल जेस्चर के तौर पे भी लिया जा सकता है। ज़ाहिर है अगर 1-1 साल किसी को सज़ा हुई है तो उसका जो है उस पर जो इल्ज़ाम है वो उतना सख्त नहीं है उतना, और वरना शायद लंबी सज़ा होती। असल चीज़ जो 9 मई में हुई, 9 मई को मैं हमेशा 22 अगस्त से लिंक करता हूँ। आप दोनों केसेस देख लें। 22 अगस्त को 2016 को अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाया यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने, और वो मेरा ख़्याल है काबिल मज़म्मत था। उसकी उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात तकरीर में इस तरह की बातें की। चले आपने उस जमात के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हुआ वो सब कुछ हुआ, 9-0 बंद हो गया, सारी चीज़ें बंद हो गई, एक्टिविटी अनडिक्लेयर्ड बैन लग गया। उस मुकदमे का तो फ़ैसला करें। उसमें 400-500 लोगों के ख़िलाफ़ FIRs हैं, 8 साल हो गए हैं उस मुकदमे को। ये चीज़ें लगती हैं कि आप मुकदमात को पोलिटिसाइज़ करते हैं। 9 मई है बहुत ज़्यादा शर्मनाक वाक़या 9 मई का। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जो है इस तरह का वाक़यात हमें नहीं मिलते। एक सीरीज़ एक ही दिन में इतनी जगहों पे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पे अटैक जो है, उसमें नेग्लिजेंस भी होगी, उसमें सिक्योरिटी लैप्सेस भी हैं बहुत ज़्यादा संगीन, और
ज़ाहिर है जो लोग इंटरनली इन्वॉल्व थे या जिन पे इल्ज़ाम था उन्हें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई, लेकिन साल भर हो गया। इसमें तो ये कहा गया था ना कि ओपन एंड शट केस, सारी वीडियोस हैं सामने नज़र आती हैं, तो इसको इतना तूल देने की क्या ज़रूरत थी। अब इसकी पहली एनिवर्सरी आ रही है। अब तक तो 3 महीने के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स भी बन गई थी, तो 3 महीने, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप वो कर लें और फैसला, लेकिन क्या वो कार्रवाई, मास्टरमाइंड का हमें आज तक जो है कम से कम चार्जशीट में, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई का मुकदमा चला हो। तो जिस पर सारा बोझ या सारा इल्ज़ाम है या डाला जा रहा है, जो भी है, या तो उसे साबित करें, आप उस पर मुकदमा चलाएं। अगर आप फ़र्ज़ करें, एक तो ये था ना कि जिन लोगों ने एक्शन में हिस्सा लिया हैं उनको सज़ाएं हो जाती, और जिस पर ये सारा था कि और ये कहा गया था कि सारी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है वो, तो आप इमरान खान या जो भी लोग थे जिनके बारे में कहा गया कि किसी ख़ास मीटिंग में कोई फ़ैसला हुआ, डिसाइड हुआ, उसमें जो भी था, मेरे ख्याल में 3 से 6 महीने में 9 मई के जो भी मुल्ज़मान थे उनका फ़ैसला हो जाना चाहिए था। जो भी मास्टरमाइंड थे, इंक्लूडिंग इमरान खान अगर थे और ऐसा कोई सबूत है, तो बिल्कुल इमरान खान पे मुकदमा चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? चलाएं तो लेकिन उसके कवर में तो सर इससे तो ये जाहिर नहीं हो रहा कि उन मुकदमात में जान ही नहीं है या उस इल्ज़ाम में जान नहीं है, तभी उसको चलाया नहीं जा रहा। देखिए, अगर आपने इंटरनली, जिस तरह कहा जाता है कि बहुत से जो खुद फौज के अंदर कुछ ऐसे लोग थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, बहुतों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, अगर वहाँ इतना तेज़ एक्शन हो गया तो यहाँ क्यों नहीं किया गया? कर लेते, आप चलाते ओपन कोर्ट में, या चले मिलिट्री कोर्ट में नहीं तो कोई स्पेशल कोर्ट में इमरान खान पर चार्ज करते 9 मई का उसमें, और सबूत पेश करते। सबूत पेश, अगर आप देखें ना, अगर आपके पास इतने सबूत थे, जो कि कहा जाता है, मुझे नहीं पता, और जो लोग चाहे एक्टिविस्ट थे, जो इनके आपकी वीडियो, ज़ाहिर है जो कॉन्स्पिरेसी इस्टेब्लिश करना ज़रा टफ़ होता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग थी, इस तरह के कोई एविडेंस थे कि यहाँ मीटिंग हुई, इन लोगों ने शिरकत की, जो भी था, अगर आप समझते हैं कि इमरान खान इज़ द मेन अक्यूज्ड इन दिस केस, तो इमरान खान पे मुकदमा क्यों नहीं चला, और आप इसको कब तक ड्रैग करेंगे? तो मेरा ख़्याल है ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और चूँकि देखिए उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि इतना सेंसिटिव केस, अगर उसका कोई अंजाम ही नहीं हो, सही है, उसका कोई मुजरिम ही नहीं है, कोई मुजरिम ही ना हो, और ऐसे ही 1-1 साल, 6-6 महीने, 8-8 महीने सज़ा होकर ख़त्म हो जाए मामला, तो फिर तो सवालात उठेंगे। फिर तो ये कहा जाएगा कि जी ये एक साजिश थी, जिस तरह इमरान खान या PTI के लोग कहते हैं। आप उन चीज़ों को, मेरा ख़्याल है कि ऐसे मामलात में जो इतने सेंसिटिव नेचर के हों, उसके अंदर उसको पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको कानून के नुक्ते नज़र से ही देखना चाहिए और उसी के मुताबिक ठीक है सज़ा या बरी होना चाहिए। अच्छा सर, डील की बातें भी दोबारा से होने लगी हैं। ये जो भी मैंने कहा कि ये मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रिलीफ मिला, केसेस में सज़ा हुई इमरान खान को, उसके बाद इन अदालतों में अब वो फ़ैसले भी उड़ना शुरू हो गए हैं और वो बज़ाहिर कमज़ोर लगते हैं कि वो उड़ जाएंगे। और फिर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसमें इमरान खान का मैंडेट भी आपके सामने है। तो आपको लगता है कि इस कंडीशन में इमरान खान डील करेंगे? वो क्यों करेंगे? वो तो मतलब एक उनको एज लग रहा है बज़ाहिर, तो इस वक्त वो डील करके क्या हासिल करेंगे? देखिए, एक तो ज़ाहिर है PTI का बड़ा चैलेंज है कि इमरान खान बाहर नहीं है, और PTI शदीद इस लिहाज से, तंजीमी लिहाज से, इंतज़ामी लिहाज से मुश्किलात का शिकार है। महज आपकी पब्लिक सपोर्ट होना काफ़ी नहीं है। अब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वो कभी हॉट कभी कोल्ड वाला उनकी रिलेशनशिप है मरकज़ के साथ। अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो KP की गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को या PTI को ये इजाज़त देनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट का
पार्टी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आइडियली तो यही चीज़ होनी चाहिए। और वैसे भी ज़्यादातर सियासी जमातें कहती तो ये है लेकिन करती नहीं है कि भाई अगर आप बरसर इक़्तिदार आ जाएँ तो पार्टी को हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। पार्टी एडवाइज़री रोल होता है पार्टी का, जो पार्टी ओहदा है। अगर फ़र्ज़ करें नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं, तो सदर मुमलिकत के बाद तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सदर किसी और को होना चाहिए। और शहबाज शरीफ अगर पार्टी के सदर हैं तो पार्टी का सदर अब किसी और को होना चाहिए। इसी तरह दीगर ओहदेदार, ताकि पार्टी इंडिपेंडेंटली काम करे। और ये किसी भी हुकूमत के लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि पार्टी ग्राउंड पे रहती है। हुकूमत जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे चलती हैं, तो पार्टी जो है वो उसका एडवाइजरी रोल होना चाहिए। और चाहे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पार्टी और गवर्नमेंट बैठ के गुफ्तगू किया करें कि भाई ये आपकी लैप्सेस हैं, ये आपकी कमज़ोरियां हैं। और डील की बातों पे क्या कहते हैं, आपको लग रहा है कुछ? देखिए, बातचीत तो कभी भी नहीं रुकती। ठीक है, बातचीत में हार्ड पोजीशंस होती हैं, और लेकिन जब बातचीत शुरू होती है और 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो किसी न किसी लेवल पे बातचीत हुई भी है, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हुई है। शायद डायरेक्टली खान साहब से नहीं हुई होगी, लेकिन उनकी 2nd या 3rd टियर लीडरशिप से हुई है बातचीत, उसमें जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं। और अभी तक कोई उस तरह का मेजर ब्रेक थ्रू हम नहीं कह सकते। ये है कि जी आप ये इक़दाम करें तो हमारी तरफ से ये इक़दाम हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBM, ठीक है, तो वो अब एक इम्तिहान होगा ज़िमनी इलेक्शन, एक इम्तिहान होगा खान साहब के केसेस, दूसरी तरफ से इक़दाम होगा बयानात की नौयत। सर बयानात की नौयत तो आप देख लेना, हाँ, इससे पहले इमरान खान का बयान आया था, लंदन प्लान का जिक्र, हमारी एजेंसीज का उस अदालतों में। देखिए, लंदन प्लान तक भी चीज़ चलती है, वो पॉलिटिकल नेचर की बातें होती हैं लंदन प्लान तक। लेकिन अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट अटैक पर आते हैं तो इसका मतलब ये कि आप फ्लेक्सिबल नहीं है अपनी फिर सर डील का तासुर तो इससे ज़ाहिल होता है ना? नहीं, वही होता है, लेकिन फिर भी बात होती है। अच्छा, और बात यही होती है कि जी आपने जो बयान दिया इसके बाद अब आप कहाँ से, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से तो ये चलें कॉन्फिडेंट, एक मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि जी हमारी तरफ से तो ये चीज़ें आपके लिए, जी आपको, आपकी जलसे में कोई रुकावट नहीं है, ये नहीं है, कोई मुकदमात में ऐसी वो नहीं है, ये सारी चीज़ें एक गेस वर्क है। तो हमारी तरफ से तो मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पांस में, रिएक्शन में कमी नहीं आ रही। तो वो ज़्यादा यही कहेंगे। अब PTI की एक मजबूरी ये है कि PTI में इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे ख़त्म हो जाती है। तो कोई भी, इसीलिए एक लीडर आके कहता है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, दूसरा लीडर आके कहता है कि मुझसे बातचीत में उन्होंने ये कहा है, तीसरा आके कहता है मुझसे बातचीत में ये कहा है। तो मेरा ख्याल में कि इसमें होगा अभी ये अभी टेस्ट होगा। और अगर इमरान खान साहब जो है रिलीज़ हो जाते हैं तो रिलीज़ होने का मतलब कंप्लीट जो है वो कोई ऐसी डील शायद ना हो। ये भी हो सकता है कि रिलीज़ करके टेस्ट किया जाए। अच्छा, कि ये किस हद तक जाते हैं। जैसे 77 में भुट्टो साहब को डिटेन किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, फिर अरेस्ट किया गया, फिर रिलीज़ कर दिया गया, बेल पर रिलीज़ हो गए। उसके कुछ अरसे बाद दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि उसके बाद जब रिलीज़ हो गए वो लाहौर पहुँचे तो बड़ा जुलूस आ गया उसमें। तो उसके बाद फिर उन्हें सीरियस केस में बंद कर दिया गया, फिर रिलीज़ नहीं किया गया उसमें। और जब भुट्टो साहब रिलीज़ हुए थे तो उन्होंने यहाँ 70 क्लिफ्टन में उस वक्त के जो स्टूडेंट लीडर्स वगैरह थे जो उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात की थी कि हो सकता है कि मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात हो। अच्छा। और ये लोगों, फिर जब वो लड़काना गए तो लड़काना से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। ये
तो ये चीज़ें ऐन मुमकिन है ठीक है। कि ईद के बाद मुकदमात में उनको रिलीफ मिले, और अगर वो रिलीज़ हो जाते हैं, उनके मुकदमात एक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं या बेल हो जाती है उनकी, तो बेल होने का मतलब तो मुकदमा ख़त्म होना नहीं होता। तो ऐन मुमकिन है कि उसके बाद अगर वो हुई हार्ड पोजीशन लें तो उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा सर, आखिर में एक दो सवाल कराची से मुतल्लिक कर लेते हैं। सर, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करता है, सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं। 30 साल से शहर में रेंजर्स मौजूद है, पुलिस की तादाद भी हज़ारों लाखों में है, मगर अमन व अमान की सूरत हाल आपके सामने है। तो सर, ये इस हालत को हम क्यों पहुँच गए हैं कि मतलब हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो स्ट्रीट क्रिमिनल से जान नहीं छुड़ा पा रहे? देखिए, कराची के मल्टीपल इश्यूज़ हैं कराची के, आप लेकिन बुनियादी तौर पे कराची का सियासी, माशी और अमन व अमान, ये तीन ऐसे, एक तो ये बात बहुत ज़्यादा की जाती है और सही भी है कि कराची की ओनरशिप किसी ने नहीं ली। कराची को मुख्तलिफ़ अलक़ाब से नवाजा जाता है। जी, कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची इकनॉमिक हब है, कराची पोर्ट सिटी है, और कराची सबको लेके साथ चलता है। मसला ये कि कराची को कोई साथ लेके नहीं चलता, और इतनी ज़्यादा, एक तो ये कि ओवरऑल जो सिंध की दो बड़ी लिसानी जो है इकाइयाँ हैं, उनको एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत तकसीम रखा गया। कराची क्रिमिनलाइज होना शुरू हुआ जब सोराब गोट एक गढ़ बना ड्रग्स और असला का। सही। यहाँ लाके डंप किया जाता था, और जो माफिया थी उसको ये अंदाज़ा था कि कराची सबसे बड़ी मार्केट है, इसको रोका नहीं गया। सबको पता था असला और ड्रग्स कहाँ आके डंप होते हैं, सबको पता था कि कौन से गैंग्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, कौन से गैंग्स जो हैं वो जो है हेरोइन और ये बेचते हैं और असला ग्रुपों में तकसीम करते हैं या बेचते हैं। उसमें सबको पता था कि कराची एयरपोर्ट से इंसानी स्मगलिंग की सबसे बड़ी खेप जाती है बाहर। बल्कि अमेरिका की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी मेरे पास उस वक्त की पड़ी हुई है, उन्होंने अफसरान के नाम भी दिए इनको कि ये अफसरान हैं जो ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं इसमें। तो कराची जो कि एक बहुत ही पीसफुल सिटी था, कलरफुल सिटी था, यहाँ जो है पानी के जहाज़ आया करते थे, सेलर्स ज़ैना मार्केट में घूमा करते थे, जामा क्लॉथ में घूमा करते थे, उसको यकायक जो है एक क्राइम सिटी बना दिया गया। अंडरवर्ल्ड आ गई, इसमें सियासी जमातों में असला बेचना शुरू हो गया, और ये सब जो है वो ताकतवर हल्के देख रहे थे ये सब हो रहा है। जब गौस अली शाह से पूछें, जब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन का ऑर्डर किया, तो ऑपरेशन को रुकवा दिया गया, सोराब कोट ऑपरेशन को, उसको एक एथनिक कलर दे दिया गया। जो बुशरा ज़ैदी का केस आप उठा लें, उसमें ऐसी अफवाह फैलाई गई उस वाक़े के बाद जैसे पठानों पर अटैक हो गया हो, वो हो गया हो, और फिर हमने देखा कि उसको बेस बना के पठान्स पे अटैक कर दिए गए, किलिंग। उसके जवाब में उर्दू बोलने वालों पे अटैक हुआ। फिर हमने इसी तरह देखा कि महाजिर पंजाबी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, फिर महाजिर सिंधी कॉन्फ्लिक्ट जब और ज़्यादा हुआ, उसके बाद नज़र आता है कि 88 में हैदराबाद में मैसेकर हो जाता है, 200-250 लोग मर जाते हैं उसके रद्द-ए-अमल में कराची में। तो ये सारी चीज़ें फैलती चली गई, सेक्टेरियन, एथनिक, ड्रग्स, असला, अंडरवर्ल्ड, मुख्तलिफ़ किस्म की माफियाज़। फिर इन सारी माफियाज़ ने सहारा ले लिया सियासी जमातों का और पुलिस का। तो पुलिस में भी क्रिमिनलाइजेशन आई, पुलिस में भी पॉलिटिसाइजेशन आई, पुलिस हैंड इन ग्लव्स हो गई इन सारे जो वो थे। अगर जो नहीं होता था वो मारा जाता था या साइड में फेंक दिया जाता था। इस हद तक हुआ कि एक मरतबा
अरबाब रहीम का ये बयान छपा जिसकी उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन की कि जी डीआईजी, उस वक्त के डीआईजी कराची के बारे में कहा कि इसका तो अंडरवर्ल्ड से राब्ता है। ये बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुझे गलत बयान किया गया। हालांकि कराची जमखाना में उन्होंने मुलाकात में ये बहुत से जर्नलिस्टों से बात की थी उसमें। तो ये जो चीज़ें थी, अब आप इन चीज़ों को बेहतर कर सकते थे। उसके बावजूद, इस सारी चीज़ों के बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स, ईजी क्राइम, स्ट्रीट क्राइम्स की टर्म आई जब मोबाइल चलने शुरू हुए। मैं अभी पिछले दिनों जमील यूसुफ साहब से बात कर रहा था जो CPLC के सरबराह थे। उन्होंने कहा हमने तजावीज़ पेश की उस वक्त, हालांकि नया नया शुरू हुआ था पेजर ये से, कि जी बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो मोबाइल के थ्रू हमने पकड़े हैं, बहुत से क्रिमिनल्स, टेररिस्ट ऐसे पकड़े हैं। इनको आप मोबाइल कंपनी से बात करें, मोबाइल कंपनी से कहें कि या तो वो ख़ुद मोबाइल्स बेचें, सिर्फ वो बेचें, या वो ऐसी चिप लगा दें कि मोबाइल नाकारा हो जाए जैसे ही छिने, और जैसी रिपोर्ट हो उसके बाद वो मोबाइल नंबर नाकारा हो जाए तो वो बिकना ख़त्म हो जाएगा। जब वो नाकारा, उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी। जिस शहर में आपको ये पता हो कि मोबाइल कहाँ बिकता है, लियारी में मार्केट है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस शहर में आपको ये पता हो कि कार कहाँ खुलती है, जिस शहर में आपको ये पता हो कि ये गाड़ी कहाँ से बलूचिस्तान जाती है, जिस सूबे में आपको ये पता हो कि कच्चे में कौन लोग हैं और कौन उनके सरपरस्त हैं, जिस सूबे में आपको ये पता, देखें ये जो है ये सिर्फ शहरी सिंध का मसला नहीं है, ये देही सिंध का भी उतना सीरियस मसला है। वहाँ आप जाके पूछें तो कि जो ख़ास तौर पे हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, और उसमें बहुत से सरकार के लोग जो है वो उन पे इल्ज़ाम है। इस सूबे में पीपल्स पार्टी का एक हिंदू जो MPA था वो मुल्क छोड़ के चला गया क्योंकि उसने अपनी ही पार्टी के MPA पे ये और उस वक्त के वज़ीर पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि इसने मेरे बेटे को अगवा किया है उसने। तो ये आप अब एक तो मोबाइल आप इस तरह रोक सकते हैं। आप जिस इस्लामाबाद में एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग गया जो कि एक इम्पॉर्टेंट ज़रूर है लेकिन छोटा शहर है ना, लाहौर में लग गया, जिस शहर में सबसे ज़्यादा वारदातें हुई हैं उस शहर में अब आप कह रहे हैं कि हाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम वो कर रहे हैं, वो भी एक पता नहीं किस तरीके से और कितने 2-3 साल लगेंगे। तो इसके माने हैं कि आप कराची को बेहतर करना ही नहीं चाहते, या तो कैपेसिटी नहीं है आपको देखिए ना, जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं कि शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी होना चाहिए, दुनिया भर में 9/11 जैसा वाक़या हुआ, एक न्यूयॉर्क का मेयर था जो हर चीज़ को हैंडल कर रहा था। बरतानिया में वाक़या हुआ, लंदन का मेयर सब चीज़ को हैंडल कर रहा था। बॉम्बे का वाक़या हुआ, बॉम्बे का कमिश्नर चीज़ों को हैंडल कर रहा था। इस शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है बनाने की बात की जाती है तो उसको एथनिक रंग दे दिया जाता है। भाई आप सबसे पहली बात कि आप निचली सतह तक जो है वो इख्तियारात दें। 18वीं तरमीम के शादियाने बजाते हैं, उसको पढ़ें तो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के शादियाने बनाते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा। तो मरकज़ में तो आप ये करते हैं, सिंध में क्यों नहीं करते? इस वक्त सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का क्यों नहीं है? पहले क्यों नहीं था? अब बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत आई है, बलूचिस्तान में बनाए ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उसका। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस को जो है, जब तक आप पुलिस बेहतर नहीं करेंगे आप मसले का हल नहीं निकाल सकते। सही। पुलिस बेहतर करने का एक वाहिद तरीका ये है कि आप पुलिस ऑर्डर 2002 जो ओरिजिनल फॉर्म में है, उस ओरिजिनल फॉर्म में पाकिस्तान भर में लागू करें। और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, मैं मरकज़ी लेवल पे बात कर रहा हूँ। पंजाब में इस चीज़ को इसलिए नाकाम बनाया गया उस ऑर्डर को कि जी उसमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन का जिक्र है, उसमें पुलिस रिक्रूटमेंट इस तरह नहीं हो सकती,
उसमें सिटीज़न का इन्वॉल्वमेंट वो है उसमें। तो ये चीज़ें जिस पुलिस अफसर को ये नहीं पता कि औरंगी टाउन के कौन कौन से इलाके हैं, वो औरंगी टाउन में अमन अमान कैसे कायम कर सकता है। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि अख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करें, सुनने में ये भी अच्छी लगती है, मगर कराची वालों के साथ तो सर ये भी जुल्म हुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन हुआ, इन्होंने जो मैंडेट दिया उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। अभी जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें आपने देखा कि कम से कम MQM को मैंडेट नहीं मिला, उसको 17 सीटें दे दी गई, 15, ठीक है। तो सर कराची वालों की तो मेरा ख्याल है कोई औकात ही नहीं है, मतलब यहाँ के रहने वालों की, भले सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो सर क्या करें हम लोग। नहीं, सिर्फ मैं बात करूँगा, ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है। कराची का ज़्यादा हमें ये फील होता है क्योंकि बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ होने वाले चाहे वो क्राइम हो, स्ट्रीट क्राइम हो, उसकी रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन पंजाब में क्राइम की सिचुएशन कम नहीं है तो उसमें, लेकिन इसके ये माने नहीं है कि यहाँ नहीं वो चीज़ें ख़त्म ना हो। मसला सारा ये है कि कराची को जो है एक तो ओनरशिप नहीं है, और दूसरी ये कि एक ख़ास निगाह से देखा जाता है। जब तक वो निगाह नहीं दुरुस्त होगी, भाई कराची इस सूबे का दारुल खिलाफा है। अगर शहर को एक इकोनॉमिक इंजन कहते हैं और वो इंजन को ही चलाने को आप तैयार नहीं हैं, तो आप मुल्क में मईशत को कैसे बेहतर करेंगे। कभी ये बात होती है कि जी PIA यहाँ से ले जाई जाए, कभी ये बात होती है कि जी पोर्ट यहाँ से ले जाया जाए। पोर्ट तो नहीं ले जा सकते, लेकिन आप एक पैरेलल पोर्ट बना दें। फिर कभी कार्गो के मसले मसाइल होते हैं। तमाम कराची को हर किस्म के जो है वो एथनिक सिटी से बालातर होकर देखना पड़ेगा। सही। और सर ये जो मैंडेट रोन दिया जाता है कराची वालों का, ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग ये नहीं है आपके तो मुल्क का मैंडेट रोन दिया जाता है, अब सिर्फ कराची वालों की क्यों बात कर रहे हैं। चलें, कौन सा लाहौर का मैंडेट कौन सा तस्लीम कर बिल्कुल सही कहा सर। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।